फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फाइव आइज अलायंस। फाइव आइज अलायंस क्या है और जो कनाडा और इंडिया में क्लैशेस चल रहे हैं, इनमें ये क्या रोल प्ले करने जा रहा है, ये सब हम देखेंगे। पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से ये एग्जिस्टेंस में आया और क्या क्यों आया, क्या पर्पस था, क्या ऑब्जेक्टिव था, उसके बारे में बात करेंगे। फिर ये फाइव आइज जो अलायंस है ये किस तरह काम करता था, इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि जब से जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं कि जो हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग हुई थी कनाडा में, उसमें कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। और तब से जो कनाडा और इंडिया के रिलेशंस हैं वो टूटते जा रहे हैं दिन बर दिन। हम फिर इसका क्या असर पड़ता है, जो इसका इम्पैक्ट हो उस पर तो इमिग्रेशन पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा और ट्रेड पे तो इनका असर पड़ेगा। पर इनका जो वेस्ट में दोनों कंट्रीज की, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो यूके की हो, चाहे वो कनाडा की हो, चाहे कनाडा की इन्फ्लुएंस हो, चाहे इंडिया की हो, वेस्ट में जो उनके अलाइज हैं, जो पार्टनर है वेस्ट में दोनों कंट्रीज के, उन पे भी इसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। अब इसमें क्या कहना है कि कनाडा फाइव आइज अलायंस का पार्टनर है, मतलब पार्टिसिपेंट कंट्री है। फाइव आइज अलायंस, एक फाइव आइज अलायंस बनाया हुआ है सभी कंट्रीज, 5 कंट्रीज मिलके, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने मिलके एक अलायंस बनाया हुआ है। 1941 से ही ये अलायंस चलता आ रहा है। इसमें क्या है कि इन्होंने एक मल्टीलैटरल ट्रीटी साइन की होगी। मल्टीलैटरल ट्रीटी है, यूके यूएसए एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इस ट्रीटी के तहत क्या करना है, ये सभी जो 5 कंट्री हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, इनको अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, अपने देशों में रूल रेगुलेशन, ह्यूमन राइट्स को बनाए रखने के लिए अपनी कोई इंटरनल जो वो इंफॉर्मेशन है एक दूसरे के साथ शेयर करनी पड़ेगी इस मल्टीलैटरल एग्रीमेंट के तहत। ठीक है। अब हम फाइव आइज उनको भी कह सकते हैं जो इन कंट्री की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन कंट्री की, चाहे वो यूएसए की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की, यूनाइटेड किंगडम की हो, ठीक है, इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है जो अब एक दूसरे के साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी, उनको भी हम फाइव आइज कह सकते हैं। हम देखेंगे कि फाइव आइज एग्रीमेंट है, ये बाकी एग्रीमेंट से अलग है। ये वो किस तरह अलग है, फाइव आइज एग्रीमेंट है वो किस तरह से अलग है, क्योंकि ये जो सोसाइटीज हैं, चाहे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सभी 5 जो सोसाइटीज हैं, ये डाइवर्स सोसाइटी है, जहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाए, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, किसी भी बेस पे डाइवर्स सोसाइटीज हैं। और ये रूल ऑफ लॉ, और ये जो सोसाइटीज हैं रूल ऑफ लॉ से गवर्न की जाती हैं। और यहाँ पर रोबस्ट ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन को बहुत ज़्यादा राइट्स दे रखे हैं, जहाँ पे अगर ह्यूमन वायलेशन होता है, जैसा कि कनाडा के केस में हुआ है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, तो वो ये उस बात को बहुत बड़ा मान के चलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इनकी एक कॉमन लैंग्वेज है। अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज में कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश ही बोली जाती है। और इनका ये कहना भी है कि जो हमने फाइव आइज एग्रीमेंट बनाया है वो हम इन सभी बेसिस पे बनाया, बिकॉज वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, वी बिलीव इन ह्यूमन राइट्स, और हमारी एक कॉमन लैंग्वेज है जिसके कारण हमने ये एग्रीमेंट बनाया। और हम रूल ऑफ लॉ को बनाने के लिए, ह्यूमन राइट्स को बनाए रखने के लिए, अपनी कॉमन लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हुए हम अपनी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है हम दूसरे अपने पार्टनर कंट्रीज के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। हाँ, तो ये क्या है कि ये जो पार्टनर हैं, जो सभी 5 पार्टनर हैं, इनका कहना है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, ताकि जो हमारे कॉमन मुद्दे हैं, ताकि जो हमारे शेयर्ड नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है। अब ये क्या कहना है कि ये अगर कनाडा और इंडिया में क्लैशेस चल रही हैं, तो ये क्यों कंसर्न है, बाकी जो देश है वो क्यों कंसर्न है? तो यूएस का कहना है, एज पर रिपोर्ट्स यूएस का कहना है कि वो डीपली कंसर्न है। जो एलिगेशंस लगाए गए हैं ओटावा के द्वारा इंडिया पे, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, उनके लिए हम डीपली कंसर्न है। और हम देखना चाहते हैं कि ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, ये कितने ट्रस्टवर्दी हैं, ये कितने अकाउंटेबल हैं। कहीं ये मनमर्जी के एलिगेशंस तो नहीं लगाए गए हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं। ठीक है।
यूएसए ने ये बात कही है कि अगर यूके हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो डेफिनेटली हम भी इन एलिगेशंस को डीपली स्टडी करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि जो इंडिया है क्या इस किलिंग में इन्वॉल्व है या नहीं है। और बाकी जो कंट्री भी है जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, वो भी कह रहे हैं कि हम इंडियन ऑफिशियल्स से टाइम टू टाइम बात कर रहे हैं इसके बारे में, इस मैटर के बारे में, ताकि हम इसकी सच्चाई तक पहुंच सके, इसकी जड़ तक, इस मैटर की जड़ तक पहुंच सके कि हम उनके साथ टाइम टू टाइम बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या बात होती है कि ये जो पार्टनर कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा तो इसका पार्टनर है ही है इस अलायंस का, फाइव आइज अलायंस का, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, ये और यूएसए, ये कहीं ना कहीं इंडिया के साथ भी अच्छी दोस्ती रखती है, इंडिया के साथ भी इनकी एग्रीमेंट अच्छी हैं। वो चाह रही हैं कि क्यों, और कनाडा के साथ इनके पिछले पुराने रिलेशंस ही हैं, क्योंकि कनाडा इनके पास में, यूएसए का तो पड़ोसी देश ही कनाडा है, ठीक है। तो इस कारण ये सभी कंट्रीज कह रहे हैं कि हम इस मैटर की तह तक जाएंगे, जड़ तक जाएंगे, ताकि हम सच्चाई पता कर सकें। हम कनाडा से भी नहीं टूट सकते हैं और हम इंडिया से भी नहीं टूट सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस मैटर को डीपली स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब इसमें आपने एक बात देखा कि बाकी सभी कंट्रीज कर रही हैं स्पोर्ट, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, बट न्यूजीलैंड की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है इसके बारे में कि हम भी कोई इंडिया से बातचीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका हिस्ट्री और पर्पस क्या है, जो फाइव आइज अलायंस है इसकी क्या हिस्ट्री है। ये फाइव आइज अलायंस तब बना था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। आपको पता है 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली थी, और उसमें यूके और यूएस ने जो जर्मन के और जापान के सीक्रेट कोड्स थे उनको सक्सेसफुली ब्रेक किया था, उनको सक्सेसफुली तोड़ा था। जब फाइट होती है कई बार देशों में, तो वो सीक्रेट कोड के तहत एक दूसरे के पैटर्न को पहचानने के लिए, एक दूसरे की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन को लीक करने के लिए वो सीक्रेट कोड्स बना लेते हैं। तो यूके और यूएसए ने जर्मन और जापान के कोड को रिस्पेक्टिवली तोड़ा था उस टाइम। तब यूके और यूएसए ने कहा था कि अगर हम अपनी इंटरनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर रूल ऑफ लॉ और रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर हम एक दूसरे से शेयर करें तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो तभी से इसका हम कह सकते हैं कि 1941 से ही इसका ओरिजिन होने लग गया था, बट ये फॉर्मली सेटअप बाद में हुआ था। तो फिर क्या हुआ, 1943 में ब्रिटेन और यूएसए ने मिलकर, देखो ब्रिटेन एक पार्ट है यूके का, यूनाइटेड किंगडम में जैसे दूसरी कंट्रीज आती है, ब्रिटेन आता है, यूनाइटेड स्कॉटलैंड आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड आता है, और भी एक आधी कंट्री आती है। तो ब्रिटेन यूके का पार्ट है, ठीक है। एक ब्रिटेन और यूएसए ने एक एग्रीमेंट किया था, और ब्रिटेन और यूके ने एग्रीमेंट किया था, आने वाले टाइम में उसको ही हम यूके यूएसए एग्रीमेंट कहने लग गए, ठीक है। ये यूके और पहले तो ब्रिटेन यूएसए, जिसको हम ब्रूसा बोल देते हैं, वो एग्रीमेंट बना, फिर उसके बाद ही यूके यूएसए एग्रीमेंट बना। ये यूके यूएसए एग्रीमेंट कब बना, जिसको हम यूकुसा बोल देते हैं। तो ये अब इनके जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे यूके के, एलन ट्यूरिंग, ये बार बार वाशिंगटन डीसी विजिट कर रहे थे, और भी जो कोई यूके के जो साइंटिस्ट थे, ऑफिशियल्स थे, बार बार दोनों कंट्री में, एक दूसरे की कंट्री में विजिट कर रहे थे, चाहे वो यूएसए का हो चाहे वो यूके का हो। तो तब ये यूके यूएसए अलायंस बना। यूके यूएसए अलायंस कब साइन किया गया, ये कब बना, 1946 में बना, ठीक है। और कनाडा ने इसको कब ज्वाइन किया, 1949 को ज्वाइन किया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने 1956 को ज्वाइन किया। हम कह सकते हैं जो फुल फ्लैश्ड फाइव आइज अलायंस है, ये 1956 में बना था, हम ऐसा कह सकते हैं। हाँ, उससे पहले ब्रिटेन यूएसए, यूके यूएसए कई एग्रीमेंट साइन हुए, तो वो अलग बात है, बट जो फुल फ्लैश्ड फाइव आइज अलायंस बना था वो 1956 में बना था। और ये जो एग्रीमेंट था, इसकी कोई भी फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं थी, ये इनफॉर्मल तौर पे काम कर रहा था, बट 1980s के बाद ये एग्जिस्टेंस में आना शुरू हो गया, ठीक है। और 2010 में तो क्या हुआ, यूके यूएसए की जितने भी एग्रीमेंट साइन हुए थे उसकी जितनी भी फाइल्स थी उनको रिलीज कर दिया गया, ठीक है। एक तरह से ये एक वो बन के रह गया, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगे 2010 के बाद। इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, ठीक है ना। ये कहते हैं कि कॉमन इंटरेस्ट इनके इस बार आने लगे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि चाइना बहुत राइज कर रहा है, बहुत पावरफुल बनता जा रहा है। तो ये सभी कंट्री, जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया और कनाडा हो गया,
ये सभी जो कंट्रीज है ये कह रहे हैं हम चाइना को पावरफुल नहीं बनने देंगे और हम एक ऐसा कॉमन एग्रीमेंट बनाएंगे ताकि हम चाइना को पीछे कर सकें, जहाँ चाइना का हम सामना कर सकें। तो ये कह रहे हैं कि इसके लिए हमें क्लोजर अलाइनमेंट चाहिए, जिसके लिए जो 5 आइज कंट्रीज हैं, जब 5 आइज अलायंस है, वो हमारे लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा है कि जो हमारी जो कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, इसके कारण हम जुड़े हुए हैं। मतलब इन देशों का 5 देशों का ऐसा भी कहना है कि जो हमारी कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है, इस कारण हम 5 आइज अलायंस में जुड़े हुए हैं। जहाँ जो डेकेड से, दशकों से हमारे बीच एक म्यूचुअल ट्रस्ट बना हुआ है, उसके कारण ये हमारी एसोसिएशन बनी हुई है। अब क्या हुआ कि 5 आइज अलायंस ने 2016 में एक 5 आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट और रिव्यू काउंसिल बनाई। ठीक है, 2016 में। और इसमें क्या कहा, इसमें कहा गया कि हम जो नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस होगी, नॉन पॉलिटिकल मतलब जैसे कि कोई रूलिंग पार्टी अपनी ओपोजिशन पार्टी की इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेगी दूसरी कंट्री के साथ। ठीक है, तो नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ओवरसाइट को लेकर और रिव्यू को लेकर और सिक्योरिटी आइडेंटिटीज को लेकर 5 आइज में एक एग्रीमेंट हुआ। और ये क्या क्या करते हैं, अब क्या क्या एक्सचेंज करते हैं ये 5 आइज जो कंट्रीज हैं, ये क्या क्या एक्सचेंज एक दूसरे के साथ करते हैं। जैसे म्यूचुअल कोई इन दोनों देशों के म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात हो, कोई मैटर हो, म्यूचुअल इंटरेस्ट का मैटर हो, ठीक है, वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि जैसे वो क्राइम की दुनिया में क्राइम को रोकने के लिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रोकने के लिए वो क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे का शेयर करते हैं और म्यूचुअल इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, फिर ये कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सारा साल ये कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और बहुत टाइम ये तो पर्सन भी मिलते हैं, मतलब इनकी फिजिकल मीटिंग्स भी होती हैं। ठीक है, अब ये जो इनकी क्लोजनेस है ये ऑलवेज यूनिफॉर्म नहीं रही है। ये इनकी क्लोजनेस है, ये इनकी फॉरेन पॉलिसी में कहीं नहीं दिखती है। ये चाहे कह रहे हैं हम लैंग्वेज के बेस पे, ह्यूमन राइट्स के बेस पे, जहाँ रूल ऑफ लॉ के बेस पे हम जुड़े हुए हैं, पर ये इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है। ये भी कहीं न्यूजीलैंड का अलग स्टैंड है, कहीं यूएसए का अलग स्टैंड है, कहीं ऑस्ट्रेलिया का अलग स्टैंड है। ये हम आगे देखेंगे। देखो, हम जैसे देखेंगे जो हांगकांग में चाइनीज इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है हांगकांग चाइना की, बट यूरोप कहता है कि हांगकांग एक, यूरोप वाली कंट्री वेस्ट कहता है कि हांगकांग एक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये चाइना की तरह एक सोशलिस्ट कंट्री नहीं है। ठीक है, बट फिर भी चाइनीज टाइम टू टाइम हांगकांग के एडमिनिस्ट्रेशन में हांगकांग के लोगों में इन्वॉल्वमेंट करते रहते हैं। हांगकांग के लोगों पे अत्याचार भी होते रहते हैं, ये अखबारों में पढ़ने को हमें मिलता है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड जो चाइनीज जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है हांगकांग में, उसके अगेंस्ट न्यूजीलैंड कभी नहीं बोला है। और ना ही जो उइगर एक कम्युनिटी है, एक मिनॉरिटी कम्युनिटी है उइगर, ये चाइना में है और इनके चाइना ने इनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए हैं, इसके अगेंस्ट भी न्यूजीलैंड कभी नहीं बोल रहा है। ठीक है, पर अदर जो 4 कंट्री हैं, जैसे कनाडा हो गया, जैसे यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, वो सभी हमेशा ही इसके अगेंस्ट बोले हैं। इस यूगर मिनॉरिटी पे जो मतलब अत्याचार होते हैं, जब चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट हांगकांग में हो रहा है, इस पे बहुत ज़्यादा अदर कंट्रीज बोले, बट न्यूजीलैंड कभी नहीं बोला। अब इसका क्या कारण है, न्यूजीलैंड क्यों नहीं बोलता है चाइना के अगेंस्ट? क्योंकि जो चाइना है वो न्यूजीलैंड की बिगेस्ट मार्केट है। चाइना के जितने भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होते हैं, न्यूजीलैंड के बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, वो चाइना में जाते हैं और चाइना न्यूजीलैंड के एक्सपोर्ट्स के लिए एक बिगेस्ट मार्केट बन के रह गया। तो अपनी इन डीप ट्रेड टाइज को बनाने के लिए न्यूजीलैंड कभी भी चाइना के अगेंस्ट नहीं बोलता है। यही दूसरी कंट्रीज का हाल है। जैसे हम यूएसए की बात करेंगे आगे, तो ये यूएसए है, यूएसए भी अपनी इन्फ्लुएंस अलग बनाने की सोच रहा है। जैसे इसने कई लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ सिक्योरिटी इश्यूज पे छोटे छोटे एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। जैसे क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, ये जो साइन किया गया है, ये चाइना की इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए किया गया है। तो ये इसमें क्या है कि इसमें 4 पार्टनर है, एक तो जापान है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक इंडिया है और एक यूएसए है। ठीक है, तो चाइना में, इंडिया भी, यूएसए भी अपनी एक अलग इन्फ्लुएंस बनाने के लिए
अलग इन्फ्लुएंस बनाने की दौड़ में है और ये ऐसी लाइक माइंडेड कंट्रीज की ग्रुपिंग बना रहा है जिससे चाइना को कन्फ्रंट किया जाए और चाइना की राइज को रोका जा सके। इसके बिना अगर हम बात करेंगे एक ग्रुपिंग है जिसको हम ऑकस बोलेंगे। ये जो ऑकस ग्रुपिंग है ये ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस की है। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि जो इनकी अप्रोच है, इनकी फॉरेन पॉलिसी है, फाइव आइज की वजह से, फाइव आइज अलायंस की वजह से उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये ना तो कनाडा से टूट सकते हैं और ये फाइव आइज अलायंस के पार्टनर, और ना ये इंडिया से टूट सकते हैं। और ये बार बार कोई ना कोई स्टेटमेंट देते रहते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम इंडिया कनाडा के क्लैशेस को रिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंडिया को ऐसा कह रहे हैं कि आप इनको जो कनाडा जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है उसमें आप अपना रोल प्ले करो ताकि सच्चाई का, ताकि अकाउंटेबिलिटी का पता लग सके। तो ये हमने आज फाइव आइज अलायंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।